Students, today we are going to start here chapter number 15 agriculture 1947 to 1990। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारी एग्रीकल्चर की जो स्थिति थी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, फ्रॉम 1947 टू 1990। ओके, तो इस बीच में एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ और किन चीज़ों में हम पीछे रह गए, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर का आखिर इकोनॉमी पे क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हियर India is mainly an agricultural country. Agriculture is the most important occupation for most of the Indian families. In India, agriculture contributes about 16% of total GDP and 10% of total export. अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी जो कंट्री है भारत वो क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं हिंदी में कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो कंट्री की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिली। इसीलिए एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। ठीक है, हमारी भारतीय फैमिली वालों के लिए, भारतीय फैमिलीज़ के लिए। इन इंडिया एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 16%, और भारत में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 16% कंट्रीब्यूशन होता है टोटल जीडीपी का। ठीक है, एंड 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, और जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है बाहरी कंट्रीज़ में तो उसका हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10% जो है क्रेडिट वो किसको जाता है, एग्रीकल्चर को जाता है। ठीक है, over 60% of India's land area is arable, marking it the second largest country in terms of total arable land. Agriculture product of significant economic value include rice, wheat, potato, tomato, onion, मैंगो, शुगर केन, बीन, कॉटन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू कौन कौन सी चीज़ें जो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाती हैं, एग्रीकल्चर की कौन सी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाती हैं, तो ये चीज़ें हैं हमारी राइस, वीट, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, मैंगो, शुगर केन, बीन, कॉटन एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या महत्व था भारतीय इकोनॉमी में। ठीक है, थ्रो इंडस्ट्री हैव बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, स्टिल द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैन नॉट बी डिनाइड। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था, उसी तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। ठीक है, दिस कैन बी मेजर्ड एंड गैज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्ट एंड फिगर। अब हम इसका आकलन इन फिगर्स के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिगर्स और फैक्ट दिए गए हैं, तत्व दिए गए हैं, जिनके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर ने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। सो फर्स्ट वॉज हेयर एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल इनकम। अब एग्रीकल्चर का क्या प्रभाव था नेशनल इनकम में। The contribution of agriculture during the first 2 decades toward the gross domestic product ranged between 48 and 60%। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था पहले के 2 डिकेड्स में, 2 डिकेड्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर, ओके, एंड 2 डिकेड इज इक्वल टू 20 ईयर। इसका मतलब पिछले 20 ईयर्स में जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसका रेंज था 48 से लेकर के 60% तक। ओके, 48 से लेकर के 60% तक। इन द ईयर 2001 एंड 2002 दिस कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन टू ओनली अबाउट 26%। अब यहाँ पे 2001 से लेकर के 2002 के बीच में ये जो रेंज था वो डिक्लाइन हो गया, नीचे चला गया 26% तक। ओके, नाउ एग्रीकल्चर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीकल्चर कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये देखेंगे हम। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, मतलब एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है,
रोजगार, है ना। तो किस प्रकार से एग्रीकल्चर हमको रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। इन इंडिया एटलीस्ट टू of the working population earn their living through agriculture work. In India, other sectors have failed to generate much of employment opportunity. The growing working population. अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारी जो कंट्री थी वो मोस्टली किस चीज़ से अर्न कर रही थी, एग्रीकल्चर वर्क करके अर्न कर रही थी, ठीक है। हमारी कंट्री की जो अधिकतर जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर का काम करके ही अपनी अर्निंग कर रही थी, पैसे कमा रही थी। अब इसी के हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्या कर रही थी, हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रही थी। जो पॉपुलेशंस थी, जो वहाँ की जनसंख्या थी, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। मतलब उन्हें एक प्रकार से व्यवसाय रोजगार प्रदान कर रही थी एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसके हेल्प से वो क्या कर रहे थे, अपने अर्निंग कर पा रहे थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर मेक प्रोविज़न फॉर फूड फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर मेक प्रोविज़न फॉर फूड फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, labor surplus economic like India and rapid increase in the demand for food production increased at the fast rate। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ था 1947 के समय में, उस समय में क्या हुआ था, पार्टीशंस भी हुआ था इंडिपेंडेंस के समय में। तो क्या हो रहा था, मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रही थी, ठीक है। देखा जाए तो जो कुछ पीपल्स थे, जो पाकिस्तान के कुछ पीपल्स थे, वो कहाँ आ रहे थे, हमारे कंट्री इंडिया में आ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने माइग्रेशन का भी पढ़ा था। तो माइग्रेशन में क्या था, वो एक प्लेस को छोड़ करके वो दूसरे प्लेस में सेटल होने जा रहे थे। क्या हुआ था इसमें, ब्रिटिशर्स के वजह से बहुत सारे जो क्राफ्टमैन लोग थे वो लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो अर्बन एरिया से वो रूरल एरिया की तरफ जा रहे थे। तो रूरल एरिया का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस कंट्री के जो लोग थे वो हमारी कंट्री में आ रहे थे। तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। अब पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो फूड की जो डिमांड है, फूड खाने की जो डिमांड है वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ होगी। अब खाने की डिमांड को बढ़ता देख कर कि जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, ओके। तो इसी तरीके से क्या हो रहा था, हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा था, फास्टर रेट से ग्रोथ कर रहा था। हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फास्ट रेट से बढ़ रही थी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था, ठीक है। द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ फूड कंजप्शन इन दिस कंट्री आर वेरी लो एंड विद little increase in the per income, the demand for food rise steeply. In other words, it can be stated that the income elasticity of demand for food is very high in developing countries। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आपको गिवन है कि ये जो कंट्रीज़ हैं इसमें क्या था, फूड कंजप्शन जो है इस कंट्री का बहुत ही ज़्यादा लो था, ठीक है। फूड कंजप्शन जो हम कंज्यूम करते हैं वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा लो था। अब अगर यहाँ पे कैपिटा इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स फूड कंजप्शन क्या था, पहले लो था। वहीं पे अगर हम देखें कि पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टीपली राइज हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या करेगी, राइज होगी, बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है, Therefore, unless agriculture is able to continuously increase its marked surplus of food grain, a crisis is like to emerge. Many developing countries are passing through this phase, and in a bid to mark the increased food requirement, agriculture has been developed. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्यों आ रही थी, unless agriculture is able to continuously increase the market supplies of food grain। यहाँ पे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इससे क्या हो रहा था, मार्केट में
फूड ग्रेन का सरप्लस हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सरप्लस हो रहा था। सरप्लस मतलब ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो इससे भी एक प्रॉब्लम हो रही थी। मैनी डेवलपिंग कंट्री आर पासिंग दिस फेज एंड इन अ बिट टू मार्क द इंक्रीज फूड रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर हैज़ बीन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या था, जब फूड की डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो क्या करने लगी, वो भी फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने लगी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन में आखिर क्या कंट्रीब्यूशन था, ओके। तो हम देखेंगे, देयर इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन द नेसेसिटी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन सिंस एग्रीकल्चर हैपन बी द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज। देयर इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन द नेसेसिटी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल को हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे अपने कंट्री के कैपिटल को, ठीक है। सिंस एग्रीकल्चर हैपन टू द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्री like India, it can be must play an important role in pushing up the rate of capital formation. If it fail to do so, the whole process economic development will suffer a setback. अब यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर जो है वो तेज़ी से राइज़ कर रहा था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा राइज़ कर रहा था, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिल रही थी, ठीक है। अब ये इंडिया जो है वो क्या कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कैपिटल फॉर्मेशन में। अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो ऑब्वियसली कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी, ठीक है, कंट्री को। अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाती तो इससे क्या होता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता, ठीक है। To extract surplus from agriculture, the following policies are taken. Transfer of labor and capital from farm non-farm activities। यहाँ पे क्या किया गया, जो सरप्लस बढ़ रहा था एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ बनाए गए। ट्रांसफ़र ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल का ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम फार्म नॉन फार्म एक्टिविटी, फार्म एक्टिविटी से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया लेबर और कैपिटल का। टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी इन सच अ वे दैट द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर इज़ greater than the government service provided to agriculture. Therefore, generation of surplus from agriculture will ultimately depend on increasing the agriculture productivity continuously. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो उसी के बेस पे, मतलब जितनी एग्रीकल्चर हमारी इंक्रीज़ हो रही है उसी के बेस पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 5, सरप्लस ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की डिमांड हो, ओके। डिमांड, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का यहाँ पे क्या किया जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब जिनका रॉ मटेरियल क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन एंड स्टील कंपनी का रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आयरन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज़ थी जिनका रॉ मटेरियल क्या था, एग्रो बेस्ड था, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल टू वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइक शुगर, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वनस्पति इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वनस्पति इंडस्ट्रीज़। तो इनमें रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा था, एग्रीकल्चर से जा रहा था। एग्रीकल्चर करने वाले ही रॉ मटेरियल का क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, उन तक चीज़ों को पहुंचा रहे थे, ठीक है।
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर सिमिलरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब फूड से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पे डिपेंड हो रही थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो रही थी। देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंटायरली इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसलिए अगर ये इंडस्ट्री अगर डेवलपमेंट कर रही थी तो उसका क्रेडिट किसको जा रहा था, एग्रीकल्चर को जा रहा था। ठीक है, next is here point number 6, market for industrial product. Increase in rural purchasing power is very for industrial development as 2/3 of Indian population live in village. After green revolution, the purchasing power of the large farmer increased due to their income and negligible tax burden। अब यहाँ पे क्या था, रूरल परचेसिंग पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही थी, डेवलप कर रही थी। ओके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन विलेज। जो पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 पार्ट जो है वो कहाँ पे रहता था, विलेज में। 2/3 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वो कहाँ पे रहता था, विलेज में। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हरित क्रांति था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो परचेजिंग पावर है लार्ज फार्मर्स की, बड़े बड़े फार्मर्स की, वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी ड्यू टू देयर एनहेंस्ड इनकम। मतलब क्यों ऐसी हो रही थी, उनकी परचेजिंग पावर क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि वो अपना प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। उनका प्रोडक्शन क्या हो रहा था, उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, उनकी इनकम अच्छी हो रही थी। ठीक है, और उनके ऊपर जो टैक्स बर्डन है वो क्या हो रहा था, कम हो गया था। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे कि जो मार्केट का जो सिस्टम था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, इंडियन एग्रीकल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ द कंट्री। हमारी भारत की जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में भी। इंटरनल मतलब हमारी कंट्री के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। हमारी कंट्री के बाहर भी अगर हम ट्रेड करें तो इसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। ठीक है, तो देखेंगे किस प्रकार से ये इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड को प्रभावित कर रही थी। इंटरनल ट्रेड इन फूड, ग्रेन एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इंटरनल ट्रेड मतलब हमारी कंट्री में ही अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल ट्रेड। इससे क्या हो रहा था, फूड, ग्रेन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे एक्सपेंशन करने में। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाने में। किसको बढ़ा रहे थे, सर्विस सेक्टर को बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड की वजह से क्या हो रहा था, सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा था, सर्विस सेक्टर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। Right from first 5-year plan, agriculture is considered as the prime collecting sector for the both central and state budget. However, the government earn huge revenue from agriculture and its allied activities like cattle rearing, animal husbandry, poultry farming, fishing, etc. अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फर्स्ट 5-year प्लानिंग में देखें तो एग्रीकल्चर जो था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया था। ठीक है, किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, उनका जो बजट है वो अच्छे से बन पा रहा था। क्यों बन पा रहा था, क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर की हेल्प से बहुत ही अच्छी रेवेन्यू मिल पा रही थी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की वजह से किसको फ़ायदा हुआ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बजट बनाने में फ़ायदा हुआ। ठीक है, वो क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर, यहाँ पे फार्मर्स क्या कर रहे थे, कैटल रियरिंग कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हो रहा था, हमारी कंट्री का यहाँ पे जो इनकम है वो राइज हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है,
Indian Railway along with the state transport system also earn handsome revenue as freight charges for agriculture product। अब यहाँ पे भारतीय रेलवे जो थी है ना, भारतीय रेलवे वो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मतलब अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू भी देना पड़ेगा एज अ फ्राइट चार्ज। ठीक है, फ्राइट चार्ज किसके लिए, यहाँ पे इंडियन रेलवे को देना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फ्राइट चार्जेस चार्ज किए जा रहे थे किस पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। बोथ सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड वंस। अब यहाँ पे सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड वन मतलब होगा जो फिनिश्ड गुड थे, कम्प्लीटली फॉर्म हुए वाले गुड थे, और जो हाफ फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड गुड थे, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ रहा था, फ्राइट चार्ज करना पड़ रहा था इंडियन रेलवे को। नेक्स्ट था नीड ऑफ लेबर फोर्स। द लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आर एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क इन अदर फील्ड। दिस लेबर इज सप्लाइड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ रही थी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ठीक है, अब कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन भी होगा, तो कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए यहाँ पे स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग फील्ड में, बहुत सारे फील्ड्स में। तो इसके लिए कौन सर्विस कौन सप्लाई कर रहा था, यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर ही यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा था, लेबर प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, इन एग्रीकल्चर हैज़ अ कॉस्ट एडवांटेज इन several agriculture commodities in the export settle because of low labor cost and self sufficiency in input supply। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे एडवांटेजेस हो रहे थे। कैसे एडवांटेज हो रहे थे, क्योंकि लेबर जो थे वो लो कॉस्ट में अवेलेबल थे। लो कॉस्ट मतलब कम कीमत में यहाँ पे लेबर भी मिल जा रहे थे। ठीक है, एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन इनपुट सप्लाई, और यहाँ पे क्या था, सप्लाई के लिए भी यहाँ पे लेबर्स इजीली अवेलेबल थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ओके।